हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्राकृतिक पारितंत्र। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें क्या क्या बातें करनी है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है। प्राकृतिक पारितंत्र के मुख्य रूप से कौन से दो प्रकार है, मतलब स्थलीय पारितंत्र क्या क्या होते हैं और जलीय पारितंत्र क्या क्या होते हैं। स्थलीय पारितंत्रों के अंतर्गत कौन कौन से पारितंत्र आते हैं और जलीय पारितंत्रों के अंतर्गत कौन कौन से पारितंत्र आते हैं, उनको हमें डिटेल में देखना है। फिर हमें बात करनी है कि भारत में किस प्रकार के प्राकृतिक पारितंत्र हमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, चाहे वो स्थलीय पारितंत्र और उनके अलग अलग प्रकार हो, चाहे वो जलीय पारितंत्र और उनके अलग अलग प्रकार हो। फिर हमें यह समझना है कि ये संकटापन्न पारितंत्र कौन कौन से हैं और पारितंत्रों को बचाया कैसे जा सकता है, इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो पूरे चैप्टर में हमें प्राकृतिक पारितंत्र से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें समझनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक पारितंत्र होता क्या है। पारितंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है इकोसिस्टम। तो ये एक ऐसा पर्यावरणीय सिस्टम होता है जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु सामूहिक तौर पर एक इकाई के रूप में रहते हैं और कार्य करते हैं। साथ ही ये पर्यावरण के अजैविक घटकों के साथ भी संबंध स्थापित करते हैं। हमने देखा था कि पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। एक तो जैविक घटक जिनमें सजीव चीजें आती है, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीटाणु, जीवाणु, ऐसी सारी चीजें जो सजीव है, जिनमें जीव होता है, वो जैविक घटक है। और पर्यावरण का दूसरा घटक है अजैविक घटक। अजैविक घटक वो सारी चीजें जो निर्जीव है, जैसे कि मिट्टी हो गई, सूर्य द्वारा प्राप्त तापमान हो गया, पानी हो गया, आर्द्रता हो गई, जलवायु हो गया, ये सब क्या है, ये पर्यावरण के अजैविक घटक है। तो इकोसिस्टम या पारितंत्र पर्यावरण का वो हिस्सा है जहां पर जैविक घटक आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में संबंध स्थापित करते हैं और साथ ही ये पर्यावरण के अजैविक घटकों के साथ भी संबंध स्थापित करते हैं। तो प्राकृतिक पारितंत्र उन पादपों और जंतुओं का समूह है जो कि एक इकाई के रूप में रहते हैं और एक इकाई के रूप में ही कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर वन, जंगल। जंगल एक प्राकृतिक पारितंत्र है। जंगल में, वन में बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारी जीव जंतु होंगे, साथ ही वहां पर मिट्टी होगी, कुछ आर्द्रता होगी, वहां की एक स्पेसिफिक जलवायु होगी, सूर्य का तापमान इनको मिलता होगा। तो ये जैविक और अजैविक घटक सभी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हो जाएगा वन पारितंत्र। इसी प्रकार घास का मैदान। घास के मैदान में मुख्य रूप से वनस्पति क्या पाई जाएगी, घास पाई जाएगी। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे भी होंगे और घास के मैदान में बहुत सारे जीव जंतु भी होंगे। यहां पे भी मिट्टी, सूर्य का तापमान, कुछ स्पेसिफिक जलवायु होगी। तो घास के मैदान में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसे बोला जाता है ये घास के मैदान का पारितंत्र है। इसी प्रकार ज्वार नदमुख है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे प्राकृतिक पारितंत्र हमें देखने को मिलते हैं। एक प्राकृतिक पारितंत्र जो होता है वो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर होता है। एक प्राकृतिक पारितंत्र को मुख्य रूप से ऊर्जा किससे मिलती है, सूर्य से ही मिलती है। हमने एक क्लास में देखा था कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य। तो ये जो प्राकृतिक पारितंत्र होते हैं वो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर ही निर्भर होते हैं। ये जो पारितंत्र होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय पारितंत्र और दूसरा जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र मतलब वो सारे प्राकृतिक पारितंत्र जो कि स्थल पर पाए जाते हैं, जैसे कि वन हो गया, घास के मैदान हो गए, मरुस्थल हो गया, टुंड्रा हो गया इत्यादि। ये स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो स्थलीय पारितंत्र मतलब स्थल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पारितंत्रों को क्या कहा जाता है, स्थलीय पारितंत्र। उदाहरण के तौर पे वन है, घास के मैदान है, मरुस्थल है, टुंड्रा, ये कहां पर होते हैं, जमीन पे होते हैं, पानी में नहीं होते हैं, तो ये स्थलीय पारितंत्र कहलाते हैं। दूसरा है जलीय पारितंत्र। वो सारे प्राकृतिक पारितंत्र जो कि पानी के अंदर मिलेंगे आपको,
तो जल निकायों में पाए जाने वाले प्राकृतिक पारितंत्र या पादपों और जंतुओं के समुदाय को हम क्या कहते हैं? जलीय पारितंत्र। जैसे कि सागर हो गया, महासागर हो गया, नदी हो गए, झरने हो गए, इनमें जो पेड़ पौधे, जीव जंतु और इनके अंदर की जो दशाएं पाई जाएगी, वो आपस में जो इंटरेक्शन करेगी, उसे बोला जाता है जलीय प्राकृतिक पारितंत्र। अब इन्हें भी आगे दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो अलवणीय पारितंत्र और दूसरा समुद्री पारितंत्र। ये अलवणीय पारितंत्र मतलब वो जल निकाय जिनका पानी खारा नहीं होता है, जिनमें लवण नहीं होता है, वो अलवणीय पारितंत्र है। जैसे कि नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब है, इनका पानी अलवणीय होता है, इनके पानी में लवण न के बराबर होता है। तो इनमें जो पारितंत्र उपस्थित होगा उन्हें बोला जाएगा अलवणीय पारितंत्र। दूसरा है समुद्री पारितंत्र। इनका पानी खारा होता है, इनके पानी में लवण होता है, ये समुद्री पारितंत्र कहलाते हैं। जैसे कि महासागर है, सागर है, ज्वार नदमुख है या ज्वारमुख नद है, दोनों एक ही चीज हो गई है। तो ये समुद्री पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पारितंत्र के मुख्य रूप से दो प्रकार, स्थलीय और जलीय। स्थलीय स्थल पर पाए जाते हैं, जलीय जल में मिलते हैं। स्थल के एग्जाम्पल कौन से हो गए? जैसे कि वन हो गया, घास के मैदान हो गए, मरुस्थल हो गया, टुंड्रा क्षेत्र हो गया। ये क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में आज की क्लास में ही देखने वाले हैं। दूसरा है जलीय पारितंत्र, जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। जलीय पारितंत्र के भी मुख्य रूप से दो प्रकार है, लवणीय और अलवणीय। लवणीय मतलब जिनका पानी खारा हो, अलवणीय मतलब जिनके पानी में लवण नहीं हो, जिनका पानी खारा ना हो। लवणीय में महासागर आ गया, सागर आ गया, ज्वार नदमुख आ गया। और अलवणीय में मुख्य रूप से नदियां आ गई, झरने आ गए, तालाब आ गए, इनके अंदर जो पारितंत्र पाए जाते हैं। तो पहले प्रकार का पारितंत्र यानी कि स्थलीय पारितंत्र के जो चार प्रकार हैं, उनको हम डिटेल में देख लेते हैं। चार प्रकार कौन कौन से हैं? वन, घास के मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा। मुख्य रूप से ये चार प्रकार के स्थलीय पारितंत्र है। इनको एक एक करके हम डिटेल में देख लेते हैं कि इनकी जलवायु कैसी है, इनकी वनस्पति पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं, इनका वितरण कहां पर है, ये कहां कहां पाए जाते हैं, और इनकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहला स्थलीय पारितंत्र है वन, फॉरेस्ट। ये विशाल क्षेत्र होते हैं जहां पर वृक्षों की बहुतायत होती है। तो ऐसे बहुत बड़े क्षेत्र जहां की मुख्य वनस्पति जो है वो क्या है? पेड़ है। तो पेड़ों की बहुतायत वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? वन कहलाता है। वृक्षों के प्रकार और जलवायु के आधार पर वनों को भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। अब वनों में मुख्य वृक्ष कौन से पाए जाते हैं और इन वनों की जलवायु क्या है, उसके आधार पर हम वनों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, दूसरा है शीतोष्ण पतझड़ वन, और तीसरा है बोरियल या फिर उत्तरी शंकुधारी वन। एक एक करके इन तीन वनों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। इसका क्या मतलब हुआ? ये ऐसे वन है जहां पर गर्मी भी अच्छी खासी है और बारिश भी अच्छी खासी होती है। तो ऐसे वन जिनकी जलवायु कैसी है, गर्म क्षेत्र है और बारिश भी ज्यादा होती है, ऐसे क्षेत्र में जो वन उगेंगे उन्हें हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। तो ये कहां पाए जाते हैं, इनका वितरण कहां पर है? ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। नाम से ही समझ में आता है कि इन वनों में मुख्य रूप से बहुत ज्यादा बारिश होती है। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। ये भूमध्य रेखा क्या है? ये अपनी पृथ्वी पृथ्वी पर जो आड़ी लाइन होती है उन्हें अक्षांश रेखा बोला जाता है, जो खड़ी लाइन है वो देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखा में जो बीचों बीच वाली अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जिसका मान 0 डिग्री है, उसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य में, पृथ्वी के मध्य में जो रेखा है, जो अक्षांश रेखा है, वो भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ इस प्रकार के वन हमें देखने को मिल जाएंगे। दक्षिण पूर्व एशिया मतलब एशिया महाद्वीप का जो दक्षिण पूर्वी वाला हिस्सा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, मुख्य रूप से ये वाले देश है। अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी वाला हिस्सा है, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कुछ भाग है, वहां पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन अच्छे खासी मात्रा में पाए जाते हैं। बात की जाए अपने प्यारे देश भारत की, तो भारत के पश्चिमी तट पर मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय वर्षावन देखने को मिल जाएंगे। भारत का पश्चिमी तट कौन सा हो गया है? रफ मैप से समझते हैं।
ये वाला हिस्सा है, पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, और कुछ दक्षिणी वाला हिस्सा है, यहां पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पर किस प्रकार के पादप यानी कि पेड़ पौधे और किस प्रकार की प्राणी जात यानी कि जीव जंतु देखने को मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन चूंकि उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा तापमान है, उष्ण यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा तापमान, और वर्षावन है यानी कि आर्द्रता ज्यादा है, यहां पर नमी ज्यादा है, और यहां पर हर साल लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। 200 सेंटीमीटर बारिश बहुत ज्यादा है, तो तापमान भी ज्यादा है और बारिश भी ज्यादा है, मतलब आर्द्रता भी ज्यादा है। तो इसीलिए इन वनों में बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ये जैव विविधता क्या होती है, एक चैप्टर में हमने समझा था। जैव विविधता मतलब जीवों में विविधता, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं, तो हम कहेंगे जैव विविधता ज्यादा है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन चूंकि यहां पर गर्मी भी अच्छी खासी है और आर्द्रता यानी कि बारिश भी अच्छी खासी है, इसलिए यहां पर जैव विविधता भी बहुत ज्यादा है। यहाँ के जो वृक्ष हैं वो करीब करीब 50 से 60 मीटर तक भी लंबे होते हैं। इन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ भी हमें देखने को मिलते हैं, करीब 50-60 मीटर तक लंबे पेड़ भी हमें देखने को मिलते हैं। इन वनों में वृक्षों पर रहने वाले जंतुओं का बाहुल्य होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ऐसे बहुत सारे जानवर रहते हैं जो कि वृक्षों पर ही रहते हैं, पेड़ों के ऊपर ही रहते हैं, जैसे कि बंदर हो गया, उड़ने वाली गिलहरी हो गए, घोंगे हो गए, कीटों की बहुत सारी प्रजातियां हमें यहां पर देखने को मिलती है। वनों में दूसरे प्रकार का वन जो था वो था शीतोष्ण पतझड़ वन। ये शीतोष्ण पतझड़ वन क्या होता है, ऐसे वन जो कि कैसी जलवायु में देखने को मिलेंगे, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। न वहां पर ज्यादा ठंडक होगी और न ज्यादा वहां पर गर्मी होगी, बीच का वहां पर टेम्परेचर रहेगा। और चूंकि वहां के पेड़ पत्तियों को गिराते हैं कुछ स्पेसिफिक मौसम में, तो उन्हें बोला जाएगा पतझड़ वन। चूंकि शीतोष्ण जलवायु में है तो शीतोष्ण, और यहां के पेड़ कुछ स्पेसिफिक समय के दौरान अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तो शीतोष्ण पतझड़ वन। इंग्लिश में इसे बोला जाता है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसका वितरण कहां देखने को मिलेंगे, कहां किस क्षेत्रों में ये वन देखने को मिलेंगे? ये वन उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी यूरोप में देखने को मिलते हैं। यूरोप का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है या मध्य वाला हिस्सा है या जो पूर्वी वाला हिस्सा है, वहां पर इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। अमेरिका का उत्तर पूर्वी हिस्सा, चीन का उत्तरी हिस्सा, कोरिया में इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। जापान, सुदूर पूर्व रूस, रूस का जो पूर्वी हिस्सा है, और ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार के शीतोष्ण पतझड़ वन हमें देखने को मिल जाएंगे। यहां की जलवायु कैसी है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, शीतोष्ण मतलब न ज्यादा ठंडा है न ज्यादा गर्मी है, बीच का टेम्परेचर है, यानी कि यहाँ का जलवायु जो है वो सामान्य जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ का तापमान 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है और लगभग 6 महीने तक इन वनों में सर्दी का मौसम रहता है। इन वनों में किस प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हमें देखने को मिल जाएंगे? इन वनों में सामान्यतः बलूत, बीच, हीथ, चेस्टनट, बुर्ज, चीड़, अलग अलग वनस्पतियों के इन अलग अलग पेड़ पौधों के पौधे देखने को मिल जाएंगे। जंतुओं की बात करें तो हिरण, बाइसन, रोडेंट, ये प्रमुख जानवर इन शीतोष्ण पतझड़ वन में हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा काला भालू, रैकून, जंगली बिल्ली, भेड़िए, लोमड़ी, स्कंक जैसे सर्वाहारी जंतु हमें देखने को मिलते हैं। सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं? जो सब कुछ खाते हैं, मतलब ये घास भी खाते हैं और ये मांस भी खाते हैं। शीत निष्क्रियता या शीत निंद्रा इन वनों में पाए जाने वाले जंतुओं का एक सामान्य लक्षण है। इन वनों में जो जंतु पाए जाते हैं उनका एक स्पेसिफिक लक्षण है जिसको हम कहते हैं शीत निष्क्रियता या शीत निंद्रा। मतलब सर्दी में ये जानवर इनएक्टिव हो जाते हैं, एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, एक तरीके से ये नींद में चले जाते हैं। क्यों? ताकि सर्दियों के दौरान इनकी ऊर्जा खत्म ना हो, क्योंकि सर्दियों में भोजन की तलाश करना मुश्किल होता है, भोजन मिलना भी मुश्किल होता है, इसीलिए यह सर्दियों में अपने आप को इनएक्टिव कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। तो इन शीतोष्ण पतझड़ वन में पाए जाने वाले जंतुओं का एक स्पेसिफिक लक्षण क्या है?
शीत निष्क्रियता या शीत निद्रा। तीसरे प्रकार का वन है बोरियल या जिसे उत्तरी शंकुधारी वन भी कहते हैं। ये वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं, इसीलिए इन वनों को हम शंकुधारी वन कहते हैं। इसका वितरण कहां पर है? सबसे पहले देखते हैं कि शंकुधारी वनों को टैगा वन भी कहते हैं। शंकुधारी वन बोले या बोरियल वन बोले या टैगा वन बोले, एक ही बात है, क्योंकि यहां की जलवायु, यहां का पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है? टैगा वाला है। ये आर्कटिक टुंड्रा के नीचे एक सतल्त बेल्ट के रूप में उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशिया तक फैले हुए हैं। जो आर्कटिक वाला हिस्सा है, आर्कटिक मतलब कि अपने पृथ्वी का ये जो उत्तरी ध्रुव के आसपास वाला क्षेत्र है, ये आर्कटिक वाला क्षेत्र कहलाता है और ये बहुत ज्यादा ठंडा है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। तो इस आर्कटिक टुंड्रा के नीचे, कुछ ही अक्षांश नीचे, एक सतत बेल्ट के रूप में, एक लगातार क्षेत्र के रूप में ये उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी हिस्सा है और यूरेशिया महाद्वीप का उत्तरी हिस्सा है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर इसके ऊपरी हिस्से में ये इस प्रकार के वन हमें देखने को मिल जाएंगे। जलवायु कैसी है? अभी मैंने बताया कि चूंकि आर्कटिक वाले क्षेत्रों में मिलता है, यानी कि यहां पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। कहने का मतलब जलवायु बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो लंबा और कठोर शीतकाल होता है। माध्य वार्षिक तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। इसका जो साल भर का एवरेज टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है, यानी कि बहुत कड़ाकेदार ठंडक है, बहुत ही कठोर सर्दी यहां पर पड़ती है। यहां इन क्षेत्रों की मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव होता है तथा उसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव होता है, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और मिट्टी की जो प्रकृति है वो अम्लीय प्रकार की है। देखते हैं इसमें किस प्रकार के पेड़ पौधे और किस प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। इसमें सदाबहार, शुष्क रोधी ऐसे पेड़ पौधे, ऐसी वनस्पति हमें देखने को मिल जाएंगी और यहाँ के वृक्ष जो होते हैं वो शंकु आकार के होते हैं, जैसे कि स्प्रस, देवदार, चीड़ इत्यादि। अगर जानवरों की बात की जाए कि इस क्षेत्र में, इस वन में किस प्रकार के जीव जंतु जानवर देखने को मिलेंगी, तो लाल गिलहरी, हिरण, बकरी, खच्चर, मूस, बारहसिंगा, लक्कड़बग्गे, वन बिडाल, भालू, ऐसे जानवर इस वन में हमें देखने को मिलते हैं। तो स्थलीय पारितंत्र का पहला हिस्सा वन और वनों के भी अलग अलग प्रकार हमने देख लिए हैं। स्थलीय पारितंत्र का दूसरा हिस्सा है, दूसरा उदाहरण है घास के मैदान, जिसे बोला जाता है ग्रासलैंड। देखते हैं इसका वितरण कहां है। यह धरातल के लगभग 20% भाग को घेरे हुए हैं। पूरे पृथ्वी का जितना भी हिस्सा है उसे हम 100% मान ले, उसका जो धरातलीय हिस्सा है उसे 100% मान ले, तो उसके करीब 1/5 भाग यानी कि 20% भाग पर हमें घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे। ये उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में भी मिलते हैं जहां पर गर्मी ज्यादा रहती है यानी कि उष्ण कटिबंधीय, और उन क्षेत्रों में भी मिलते हैं जो कि शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र है। न ज्यादा वहां पर सर्दी पड़ती है, न ज्यादा वहां पर गर्मी पड़ती है। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बोला जाता है, और शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें शीतोष्ण घास के मैदान बोला जाता है। यहां पर वृक्षों की वृद्धि के लिए वर्षा की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि ऐसी जलवायु में बारिश अच्छी नहीं होती है, इतनी नहीं होती है कि यहां पर वृक्ष उग जाए, तो फिर घास उग जाती है, इसीलिए इन्हें घास के मैदान बोला जाता है। घास के मैदानों को विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि स्टेपीज, प्रेरीज, पैम्पास, वेल्ड्स, डाउन्स। ये कुछ प्रमुख शीतोष्ण घास के मैदान है। कौन कौन से? स्टेपीज, स्टेपीज आपके यूरेशिया वाले हिस्से में पाए जाएंगे। एशिया और यूरोप का जो मिला हुआ हिस्सा है वहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, मुख्य रूप से शीतोष्ण घास के मैदान जो पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है स्टेपीज। उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें प्रेरीज बोला जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें पैम्पास बोला जाता है। अफ्रीका का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर शीतोष्ण घास के मैदान जो पाया जाता है उन्हें वेल्ड्स बोला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदानों को डाउन्स बोला जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में इन्हें
प्रेरीज बोला जाता है। यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया वाले हिस्से में शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपीज बोला जाता है। अफ्रीका में सवाना घास के मैदान मिलते हैं। ये मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों के आसपास वाले घास के मैदान है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उन्हें पैम्पास बोला जाता है। तो यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदानों को विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन घास के मैदान में कौन कौन से प्रकार के पेड़ पौधे और कौन कौन प्रकार के जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं। हमने देखा था कि इस क्षेत्र में चूंकि बारिश कम होती है तो यहां पर मुख्य रूप से घास ही उगती है, यानी कि घासों का बाहुल्य होता है और कहीं कहीं कुछ कंटीले पादप भी पाए जाते हैं। इन घास के मैदान में कुछ छोटी हाइट के पेड़ भी देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे कंटीले पादप भी देखने को मिल जाएंगे। मुख्य रूप से जानवरों की बात की जाए तो लोमड़ी, गधा, जैबरा, चिंकारा ये मुख्य जीव है जो कि इन घास के मैदानों में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहां पर कृंतक देखने को मिल जाएंगे, सरीसृप देखने को मिल जाएंगे। कृंतक क्या होते हैं? वो जानवर जो चीजों को कुतरते हैं, जैसे कि चूहा एक कृंतक है, गिलहरी एक कृंतक है। सरीसृप मतलब जो रगड़ के चलते हो, जैसे कि छिपकली हो गया। तो इन घास के मैदानों में इस प्रकार के जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे कीट भी इन घास के मैदानों में हमें देखने को मिल जाएंगे। तो स्थलीय पारितंत्र में पहला पारितंत्र वन हमने समझ लिया, दूसरा घास के मैदान हमने अच्छे से देख लिया, तीसरा है मरुस्थल या डेजर्ट। ये कहां पाए जाएंगे? उष्ण और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां पर पानी का अभाव होता है। तो मरुस्थल उन क्षेत्रों में बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा तापमान वाले हैं और वहां पर बारिश एकदम न के बराबर होती है, मतलब पानी का बहुत ज्यादा अभाव होता है। पूरी पृथ्वी के यदि सतह की बात की जाए तो लगभग 1/7 या यूं कहे 14-15% हिस्सा मरुस्थलों से घिरा हुआ है। पूरी दुनिया में करीब करीब 15% हिस्से पर आपको मरुस्थल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि भारत का थार मरुस्थल भी बहुत ज्यादा फेमस है। देखते हैं इनमें किस प्रकार के पेड़ पौधे और किस प्रकार के जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर नागफनी, बबूल, यूफोर्बिया, कांटेदार नागफनी ये कुछ पेड़ पौधे मिलते हैं जिनकी पत्तियां जो होती है या तो होती ही नहीं है, पत्तियों की जगह पर कांटे होते हैं, या फिर होती है तो फिर छोटी छोटी होती है और इनकी जड़ें बहुत लंबी होती है, ताकि मरुस्थल की बहुत ज्यादा तापमान और कम पानी वाली दशाओं में ये जिंदा रह सके। इसके अलावा जंतुओं की बात की जाए तो यहां पर छतुंजर, लोमड़ी, चूहा, खरगोश, ऊंट, बकरियां ऐसे जानवर शामिल होते हैं जो कि खाने के लिए सूखी कटीले वनस्पति पे भी निर्भर रह सकते हैं। तो देखते हैं अनुकूलन इन जानवरों में, इन पेड़ पौधों में किस प्रकार का होता है। हमने देखा कि मरुस्थल की जो जलवायु परिस्थितियां होती है वो बहुत कठोर होती है, बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत कम पानी है। तो यहां पर जो वनस्पति है, जो जीव जंतु है, कुछ तो उनमें अलग खास बात होगी कि वो इस क्षेत्र में रह सकते हैं। तो उस खास बात को बोला जाता है अनुकूलन। तो मरुस्थलीय पौधे उष्ण और शुष्क परिस्थितियों में भी उग आते हैं। इनके मुख्य रूप से ये विशेषताएं पाई जाती है जिसकी वजह से ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलन का विकास कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इनके पेड़ पौधों में पत्तियां नहीं होती है, और होती है तो बहुत छोटी होती है। क्यों भाई? पानी नहीं है इस क्षेत्र में तो पेड़ पौधों को पानी मिलेगा ही नहीं। तो पत्तियां क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी या होंगी ही नहीं। तो पत्तियां होंगी नहीं या छोटी होगी तो पानी की जो ये कम दशा है उसमें भी ये जिंदा रह पाएंगे। इनकी पत्तियां अगर होगी तो छोटी होगी और तने भी गूदेदार होंगे। पत्तियां एकदम गूदेदार होगी, तना भी गूदेदार होगा, ताकि जब भी पानी मिल जाए ये पेड़ पौधे अपने अंदर उस पानी को इकट्ठा करके रख ले और जल को ये संचित रखते हैं, ताकि सूखे के दौरान इस संचित पानी को यूज कर सके। इसका जो जड़ तंत्र होता है इन पेड़ पौधों का, वो बहुत ज्यादा विकसित होता है और बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैली होती है, ताकि किसी भी क्षेत्र में पानी हो तो वो ला सके और अपने पौधे के काम में दे सके। यहां का जो मुख्य जानवर होता है वो है ऊंट। ऊंट
गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करके जल को संरक्षित रखते हैं। आपने छोटी क्लास में भी देखा होगा कि ऊंट अपने अंदर पानी को स्टोर कर सकता है ताकि शुष्क समय में भी पानी की पूर्ति वो धीरे धीरे कर सके, और इसका मूत्र भी गाढ़ा होता है ताकि पानी का ये संरक्षण कर सके। जंतु और पक्षी सामान्यतः लंबी टांगों वाले होते हैं जिससे उनका शरीर गर्म धरातल से दूर रहता है। इसके जो जंतु और पक्षी पाए जाते हैं उनकी टांगे लंबी होती है, जैसे कि ऊंट है, जैसे कि पक्षियों की बात की जाए तो गोडावन है, इनकी टांगे लंबी होती है ताकि इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो धरातल से बहुत ज्यादा ऊपर रह सके, ताकि धरातल की गर्मी से अपने आप को ये बचा सके। छिपकलियां अधिकतर कीट भक्षी होती है और कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकती है। क्योंकि अधिकतर छिपकलियां जो होती है, लगभग सारी छिपकलियां कीटों को खाती है और एक लंबे समय तक बिना पानी के भी जिंदा रह सकती है। इसीलिए मरुस्थल में इस प्रकार के सरीसृप मतलब रेंगने वाले जानवर यानी कि छिपकलियां हमें देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं चौथे स्थलीय पारितंत्र की तरफ। पहला वन, दूसरा अपना मरुस्थल वाला हिस्सा, तीसरा अपना घास का मैदान और चौथा टुंड्रा। टुंड्रा शब्द का अर्थ होता है बंजर भूमि, जहां पर कुछ विशेष वनस्पति नहीं उग सकती है। कुछ स्पेसिफिक वनस्पति जो इस क्षेत्र में अनुकूल स्थापित कर देती है वो ही यहां पर सरवाइव कर सकती है। ये संसार के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर पर्यावरणीय दशाएं बहुत ज्यादा कठिन होती है। तो ये उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से बर्फीले क्षेत्रों के आसपास उगते हैं जहां पर पर्यावरणीय दशाएं बहुत ज्यादा मुश्किल भरी होती है। टुंड्रा के मुख्य रूप से दो प्रकार है, एक तो है आर्कटिक टुंड्रा और दूसरा है एल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है, उसके पास में पाए जाने वाली ये पारितंत्र है, उसके पास में पाए जाने वाली ये स्पेसिफिक प्रकार की वनस्पति है। देखते हैं ये कहां पाए जाते हैं, इनका वितरण कहां पर होता है। आर्कटिक टुंड्रा उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय हिम आवरण के नीचे एक सतत पट्टी के रूप में फैला हुआ है। अगर बात की जाए आर्कटिक टुंड्रा की, जो उत्तरी गोलार्ध का बर्फ वाला क्षेत्र है उसके नीचे वाले अक्षांश में एक सतत पट्टी के रूप में, एक लगातार क्षेत्र के रूप में ये फैले हुए हैं। ये उत्तरी कनाडा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊपर जो देश है वो है कनाडा। कनाडा का जो उत्तरी हिस्सा है वो आर्कटिक के नजदीक है, तो वहां पर इस प्रकार की टुंड्रा पारितंत्र देखने को मिल जाएंगे। अलास्का, यूरोपीय रूस, यूरोपीय रूस मतलब रूस का वो हिस्सा जो यूरोप में आता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश, इसका बड़ा हिस्सा एशिया के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका मुख्य हिस्सा, राजनीतिक रूप से मुख्य हिस्सा यूरोप में पड़ता है। तो रूस का यूरोपीय हिस्सा का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर आपको टुंड्रा पारितंत्र देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा साइबेरिया, आर्कटिक महासागर के जो द्वीप समूह है वहां पर इस प्रकार का पारितंत्र देखने को मिल जाएगा। दूसरी तरफ जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर अंटार्कटिक टुंड्रा बहुत छोटा है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो समुद्र से ढका हुआ है। जो दक्षिणी ध्रुव पर टुंड्रा वाला हिस्सा है जिसे हम अंटार्कटिक टुंड्रा कहते हैं, उसका क्षेत्र छोटा है। आर्कटिक टुंड्रा का क्षेत्र बड़ा है। अंटार्कटिक टुंड्रा का क्षेत्र छोटा क्यों है? क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है। बात करते हैं एल्पाइन टुंड्रा की, तो एल्पाइन टुंड्रा वृक्ष सीमा के ऊपर पर्वतों पर स्थित होते हैं। पर्वतों का वो हिस्सा जहां तक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसके ऊपरी हिस्से में आपको अल्पाइन टुंड्रा पारितंत्र देखने को मिल जाएगा। देखते हैं यहां किस प्रकार के पेड़ पौधे और किस प्रकार के जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं। वनस्पति की बात की जाए तो यहां पर कपास घास, नरकट, बौनी हीथ, विलो बिर्च, लाइकन, ये मुख्य रूप से वनस्पतियां पाई जाती है। बात करते हैं जीव जंतुओं की, तो यहां पर बारहसिंगा, कस्तूरी बैल, आर्कटिक खरगोश, कैरिबोस, लेमिंग, गिलहरी, ये प्रमुख रूप से जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। सर्दी से बचने के लिए इनके शरीर पर मोटी उपत्वचा और एपिडर्मल रोम पाए जाते हैं। भाई नाम ही इसका क्या है, टुंड्रा पारितंत्र है, और ये बर्फीले क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। बर्फीले क्षेत्र मतलब बहुत ज्यादा सर्दी। तो इन जंतुओं में ऐसी क्या विशेषता होती है, ऐसा क्या अनुकूलन होता है जिसकी वजह से ये ऐसे ठंडे क्षेत्र में भी जिंदा रह सकते हैं? पहला जो अनुकूलन है वो है इनके शरीर पर मोटी त्वचा होती है,
त्वचा के नीचे एक मोटी परत होती है, उपत्वचा होती है, जो इनको सर्दी से बचाती है। टुंड्रा के स्तनधारियों के शरीर का आकार तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनकी पूंछ और इनका कान छोटा होता है। दूसरा अनुकूल यह है कि यहां पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका आकार, उनके शरीर का आकार तो बहुत बड़ा है, लेकिन इनके कान और पूंछ छोटी है, ताकि उष्मा का लॉस इनके शरीर से, उष्मा जो खत्म होती है वो कम हो। भाई कान छोटे होंगे, पूंछ छोटी होगी, तो उष्मा का लॉस कम होगा, उष्मा की हानि रुक पाएगी। तो ये था स्थलीय पारितंत्र के अलग अलग हिस्से और इनकी विशेषता क्या है, इनकी जलवायु क्या है, इनका वितरण क्या है, पेड़ पौधे जीव जंतु किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, वो हमने आज की क्लास में समझ लिया है। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।